हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे केजीएस पब्लिकेशन की तरफ से आने वाले सामान्य ज्ञान बुक को। और ये क्विक रिवीजन नोट्स है जो कि खान सर के संस्थान द्वारा लाया जाता है। और ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, जैसे स्टेट पीसीएस, ट्रिपल एससी, यूपी, एमपी, राजस्थान एंड बिहार, एसएससी, एसआई, कांस्टेबल, रेलवे इत्यादि सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये खान ग्लोबल स्टडीज के द्वारा ये लाया गया बुक है। और इसकी विषय सूची इस प्रकार है, आप लोग देख सकते हैं। और एक क्विक रिवीजन सीरीज है, तो इसमें सबसे पहले है भारतीय संविधान। तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। भारत में पहला टॉपिक है संविधान सभा। भारत में सर्वप्रथम मौखिक रूप से संविधान सभा की मांग 1895 में बाल गंगाधर तिलक जी ने किया था। वर्ष 1934 में लिखित रूप से संविधान सभा का विचार मानवेंद्र नाथ राय ने दिया, यानी एम एन राय ने दिया। जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन की संस्तुति पर भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया और संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 निर्धारित थी, जिनमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, 4 चीफ कमिश्नरी प्रांतों के प्रतिनिधि और 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को संपन्न हुई। इसकी अध्यक्षता इसकी अध्यक्षता अस्थायी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। और 11 दिसंबर 1946 की बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रध्वज को अपनाया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। इस समिति में कुल सदस्यों की संख्या 7 थी। बी एन राव सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, यानी बी एन राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। देश के विभाजन के पश्चात 31 अक्टूबर 1947 को संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया, जिसके पश्चात सभा में कुल सदस्यों की संख्या 299 निर्धारित हुई। और संविधान का वाचन 3 चरणों में 114 दिनों तक हुआ था। संविधान सभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अंगीकार किया गया तथा 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हो गया। 2015 से वर्ष 2015 से 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष, 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। मूल संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है। प्रारूप समिति के सदस्य थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि इसके अध्यक्ष भी थे। दूसरे थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, गोपाला स्वामी अयंगर और एन माधवराव बी एल मित्र की जगह पर थे। और टीटी कृष्णमाचारी डीपी खेदान की मृत्यु के पश्चात इसमें शामिल हुए थे। उसके बाद है संविधान सभा की प्रमुख समितियां और उसके अध्यक्ष। तो संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक परामर्श समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी। और अल्पसंख्यक परामर्श उप समिति के अध्यक्ष एच सी मुखर्जी थे। अब हम लोग का अगला टॉपिक है संविधान के भाग। संविधान के भाग में संघ और उनसे उसका राज्य क्षेत्र दिया गया है, अनुच्छेद 1 से 4 तक। भाग 2 में नागरिकता है, अनुच्छेद 5 से 11 तक। भाग 3 में मूल अधिकार है, अनुच्छेद 12 से 35 तक। और भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, अनुच्छेद 36 से 51 तक। उसके बाद है भाग 4 ए, इसमें मूल कर्तव्य है और इससे संबंधित अनुच्छेद है 51 ए। भाग 5 में संघ सरकार, अनुच्छेद 52 से 151 तक। भाग 6 में राज्य सरकार, अनुच्छेद 152 से 237 तक। भाग 7 में निरसन है, जो कि निरस्त हो चुका है। भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश, अनुच्छेद 239 से 242 तक। भाग 9 में पंचायत, अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक। भाग 9 ए में नगर पालिकाएं, अनुच्छेद 243 बी से अनुच्छेद 243 जेड जी तक। भाग 9 बी में सहकारी संस्थाएं हैं, अनुच्छेद 243 जेड एच से अनुच्छेद 243 जेड टी तक। भाग 10 में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, अनुच्छेद 244 से 244 ए। भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच के संबंध, अनुच्छेद 245 से अनुच्छेद 263। भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद,
अनुच्छेद 264 से 300 ए तक। भाग 13 में वाणिज्य और व्यापार, अनुच्छेद 301 से 307 तक। भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, अनुच्छेद 308 से 323 तक। भाग 14 ए में अधिकरण, अनुच्छेद 323 ए से 323 बी तक। भाग 15 में निर्वाचन, अनुच्छेद 324 से 329 ए तक। अनुच्छेद 16 में कुछ विशेष वर्गों के लिए उपबंध, सॉरी भाग 16 में कुछ विशेष वर्गों के लिए उपबंध, अनुच्छेद 330 से 342 तक। भाग 15 में निर्वाचन, अनुच्छेद 324 से 329 ए। भाग 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, अनुच्छेद 330 से 342। भाग 17 में राजभाषा, अनुच्छेद 343 से 351। भाग 18 में आपातकालीन प्रावधान, अनुच्छेद 352 से 360। भाग 19 में प्रकीर्ण, अनुच्छेद 361 से 367। भाग 20 में संविधान संशोधन, अनुच्छेद 368। भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, अनुच्छेद 369 से 392। और भाग 22 में संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, अनुच्छेद 393 से 395। अब अगला टॉपिक है संविधान की अनुसूचियां। मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थीं। संविधान संशोधन के पश्चात वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है, जिसमें 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा, 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा जोड़ा गया, और 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा, और 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। अब हम लोग देखते हैं अनुसूची और उनसे संबंधित विषय। पहली अनुसूची में भारत संघ के राज्य एवं संघ शासित क्षेत्रों का वर्णन है। दूसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते, पेंशन आदि से जुड़े प्रावधान हैं। तीसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों के शपथ या प्रतिज्ञान है। चौथी अनुसूची में विभिन्न राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण है। पांचवी अनुसूची में विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन है। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन है। सातवीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा। आठवीं अनुसूची में संवैधानिक भाषाएं। नौवीं अनुसूची में भूमि सुधार कानून। 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून। और 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं के कार्य, शक्तियां तथा कर्तव्य। 12वीं अनुसूची में शहरी राज संस्थाओं के कार्य, शक्तियां तथा कर्तव्य हैं। नेक्स्ट टॉपिक है संविधान के स्रोत। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत भारत शासन अधिनियम 1935 है। अब हम देखते हैं किस देश से कौन कौन सा प्रावधान लिया गया है। तो ब्रिटेन से एकल नागरिकता, विधि का शासन, विधि के समक्ष समता, संसदात्मक शासन व्यवस्था, द्विसदनी व्यवस्था, रीट शक्तियां, महान्यायवादी का पद और बजट, ये सब ब्रिटेन से लिए गए हैं। अमेरिका से मौलिक अधिकार, प्रस्तावना, विधि का समान संरक्षण, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया, सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया है ली गई है। आयरलैंड से राजकीय नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया, राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, प्रस्तावना की भाषा, केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंध, संयुक्त बैठक इत्यादि लिया गया है। कनाडा से संघात्मक शासन व्यवस्था, अवशिष्ट शक्ति या केंद्र में निहित राज्यपाल की नियुक्ति ली गई है। फ्रांस से गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, प्रस्तावना में वर्णित स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व का विचार। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। और जर्मनी से मौलिक अधिकारों के निलंबन से संबंधित आपातकालीन प्रावधान, मूलभूत ढांचा। रूस से मौलिक कर्तव्य, प्रस्तावना में वर्णित न्याय। जापान से ब्रिटेन द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है। अगला टॉपिक है संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना। संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 सितंबर 1946 को प्रस्तुत किए गए उद्देशिका प्रस्ताव में जो संकल्प प्रस्तुत किए गए थे, उन्हें ही संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को संविधान की उद्देशिका में शामिल कर लिया गया है। और इसमें क्या है, तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष,
लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मप्रिय करते हैं। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। ठाकुर दास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा था। अगला टॉपिक है संघ एवं इसका क्षेत्र। संविधान के भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से 4 तक में संघ एवं इसके क्षेत्रों की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 2 तथा 3 संसद को यह अधिकार देता है कि वह विधि बनाकर संघ में नए राज्यों का प्रवेश व स्थापना, राज्यों का नाम परिवर्तन, सीमाओं का परिवर्तन या राज्यों का पुनर्गठन कर सकती है। भाषा के आधार पर राज्यों के गठन ने तो वर्ष 1948 में धर आयोग एवं जेपीबी समिति का गठन किया गया था, परंतु इन समितियों ने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया था। वर्ष 1953 में ही पुट्टी श्री रामुलु के आंदोलन के पश्चात तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य बना। 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में गठित 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर 1 नवंबर 1956 को 14 राज्यों तथा 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। इन 14 राज्यों का नाम है उत्तर प्रदेश, बिहार, बम्बई, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, मद्रास, केरल, मैसूर, असम तथा आंध्र प्रदेश। और जिन 6 केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापना हुई थी उसमें है दिल्ली, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, मिनिकॉय, अमीनो द्वीप द्वीप समूह, मणिपुर, त्रिपुरा तथा हिमाचल प्रदेश। वर्ष 1973 में लक्षद्वीप, मिनिकॉय, अमीनो द्वीप द्वीप समूह का नाम बदलकर लक्षद्वीप कर दिया गया था। अब हम लोग देखते हैं 1956 के पश्चात गठित नवीन राज्य। तो 1 मई 1960 को गुजरात की स्थापना हुई। महाराष्ट्र से अलग होकर 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड की स्थापना हुई। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा की स्थापना। 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश की स्थापना हुई। 21 जनवरी 1972 को मणिपुर, 21 जनवरी 1972 को ही त्रिपुरा और 21 जनवरी 1972 को ही मेघालय की भी स्थापना हुई। 16 मई 1975 को सिक्किम की स्थापना हुई। उस समय सिक्किम 22वां राज्य बना। 20 फरवरी 1987 को मिजोरम की स्थापना। 20 फरवरी 1987 को ही अरुणाचल प्रदेश की स्थापना। 30 मई 1987 को गोवा की स्थापना। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ की स्थापना। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड की स्थापना और 15 नवंबर 2000 को झारखंड की स्थापना और 2 जून 2014 को तेलंगाना का स्थापना हुआ था। उसके बाद हम देखते हैं केंद्र शासित प्रदेशों का गठन। तो 1 नवंबर 1956 को दिल्ली का गठन, 1 नवंबर 1956 को ही लक्षद्वीप का गठन, 1 नवंबर 1956 को ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भी गठन हुआ। 16 अगस्त 1962 को पुदुचेरी का गठन, 1 नवंबर 1966 को चंडीगढ़ का गठन और 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू व कश्मीर का गठन, 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख का गठन और 26 जनवरी 2020 को दादर व नागर हवेली और दमन व दीव का गठन हुआ। उसके बाद अगला टॉपिक है नागरिकता। संविधान के भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 तक में नागरिकता की चर्चा की गई है। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है, जिसका स्रोत ब्रिटेन है। अनुच्छेद 11 के तहत संसद को नागरिकता के संदर्भ में विधि बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। संसद ने वर्ष 1955 में नागरिकता के संदर्भ में एक व्यापक कानून का निर्माण किया, जिसे भारतीय नागरिकता अधिनियम कहा गया। इस अधिनियम के तहत नागरिकता प्राप्ति के 5 और नागरिकता समाप्ति के 3 तरीकों का उल्लेख किया गया था। नेक्स्ट टॉपिक है मौलिक अधिकार। संविधान के भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से 35 तक में मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है, जिसका स्रोत अमेरिका का संविधान है। यानी मौलिक अधिकार अमेरिकी संविधान से लिए गए हैं। संविधान के भाग 3 को यानी मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मौलिक अधिकार राज्यों के विरुद्ध होते हैं।
मौलिक अधिकार न्यायालय में परिवर्तनीय होते हैं। मूल संविधान में कुल मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार अनुच्छेद 31 को मौलिक अधिकार की श्रेणी से समाप्त कर संविधान के भाग 12 के अनुच्छेद 300 ए में कानूनी अधिकार बना दिया गया। इस प्रकार वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है, जो कि इस प्रकार है। पहला है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। अनुच्छेद 14 में राज्य किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं कर सकता। अनुच्छेद 15 के तहत राज्य को धर्म, जाति, नस्ल, रंग, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव करने का निषेध करता है। अनुच्छेद 16 के तहत सरकारी नियोजन में समानता का प्रावधान है। अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता के उन्मूलन का प्रावधान। अनुच्छेद 18 के तहत उपाधियों के उन्मूलन का भी प्रावधान है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 6 प्रकार की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, जो कि अनुच्छेद 19(1) के सब क्लॉज ए में शामिल है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही प्रेस की स्वतंत्रता निहित मानी जाती है। अनुच्छेद 20 के तहत अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का प्रावधान है। अनुच्छेद 21 के तहत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का प्रावधान। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ही निजता का अधिकार, जीवन साथी चुनने का अधिकार, सूचना पाने का अधिकार, पर्यावरण प्रदूषण के विरुद्ध अधिकार सम्मिलित है। अनुच्छेद 20 तथा 21 के तहत प्राप्त मौलिक अधिकारों को किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है। उसके बाद है अनुच्छेद 21 ए। तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार इसमें शामिल है और इसे 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। अनुच्छेद 22 के तहत कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण का प्रावधान है। किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर यानी यात्रा के समय को छोड़कर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24। अनुच्छेद 23 के तहत मानव के दुर्व्यापार, बलात्सरम, बंधुआ मजदूरी, बेगारी इत्यादि पर प्रतिबंध लगाया जाता है। अनुच्छेद 24 के तहत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध लगता है। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। अनुच्छेद 25 के तहत अंतःकरण की स्वतंत्रता और अपने धर्म को मानने, आचरण करने और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 25(2) के तहत सिखों को कृपाण धारण करने की स्वतंत्रता दी गई है। एंड पांचवा है सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 29-30। यह अधिकार केवल भारतीय अल्पसंख्यकों को प्राप्त है। अनुच्छेद 29 के तहत अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी लिपि, भाषा व संस्कृति के संरक्षण का अधिकार है। अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यक वर्ग को अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों की स्थापना एवं संचालन का अधिकार है। नेक्स्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की न्यायिक संरक्षण प्रदान करता है। डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की हृदय एवं आत्मा कहा था। अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय भी मौलिक अधिकारों को न्यायिक संरक्षण प्रदान करता है। मौलिक अधिकारों के न्यायिक संरक्षण में जारी किए गए विशेष आदेश को रीट या प्रादेश कहा जाता है और ये मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। अगला टॉपिक है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। संविधान के भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 36 से 51 तक में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की चर्चा की गई है, जिसका स्रोत आयरलैंड का संविधान है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व राज्यों के विरुद्ध नहीं होते, अपितु इनके कर्तव्य होते हैं। अनुच्छेद 37 में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होंगे। अनुच्छेद 39 के तहत राज्य सभी नागरिकों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध करने तथा स्त्री और पुरुषों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन की सुविधा को सुनिश्चित करेगा। अनुच्छेद 39(a) के तहत राज्य समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था करेगा और ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। अनुच्छेद 40 के तहत राज्य ग्राम पंचायतों का गठन का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 41 के तहत राज्य कुछ दशाओं में काम, शिक्षा तथा लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने के लिए उचित प्रबंध करेगा। अनुच्छेद 42 के तहत राज्य काम की न्याय संगत
और मानवोचित दशाओं तथा महिला प्रसूति सहायता का प्रबंध करेगा। अनुच्छेद 43 के तहत राज्य कार्मिकों को न्यूनतम मजदूरी और कुटीर उद्योगों में संवर्धन करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 44 के तहत राज्य संपूर्ण राज्य क्षेत्र में समान नागरिक संहिता को लागू करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 45 में राज्य 6 से कम वर्ष के आयु के बच्चों की बाल्य अवस्था की देखरेख और उनके लिए उचित शिक्षा का प्रबंध करेगा। अनुच्छेद 46 के तहत राज्य अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा तथा आर्थिक हितों की वृद्धि का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 47 के तहत राज्य लोगों के पोषाहार स्तर, जीवन स्तर और लोक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए उचित प्रबंध करेगा। और अनुच्छेद 48 के तहत राज्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण की कृषि से और पशुपालन को बढ़ावा देगा तथा दुधारू जानवरों की बलि पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 48 ए के तहत राज्य पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन का तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करेगा और ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। अनुच्छेद 49 के तहत राज्य राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों तथा वस्तुओं के संरक्षण का प्रयास करेगा। और अनुच्छेद 50 के तहत राज्य लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 51 के तहत राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का भी प्रयास करेगा। अगला टॉपिक है मौलिक कर्तव्य। संविधान के भाग 4 ए के अंतर्गत अनुच्छेद 51 ए में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है और इसका स्रोत रूस का संविधान है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के शासनकाल में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था। प्रारंभ में कुल 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, परंतु वर्तमान में इनकी संख्या बढ़कर 11 हो गई है। 11वें मौलिक कर्तव्य को 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत जोड़ा गया था। अगला टॉपिक है संघीय कार्यपालिका। इसमें पहला है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। अनुच्छेद 53 के तहत संघीय कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के तहत एक निर्वाचन मंडल मंडल द्वारा होता है और राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में लोकसभा तथा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं और इसमें मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होते। राष्ट्रपति के उम्मीदवार को लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखना अनिवार्य है। राष्ट्रपति के पद का उल्लेख अनुच्छेद 52 में है। इसका शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष होता है और ये अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देते हैं और इनका कार्य शपथ ग्रहण से प्रारंभ होकर 5 वर्ष तक चलता है और इनकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए और इनको प्रति माह 5 लाख रुपए वेतन के तौर पर प्राप्त होता है। राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग कहा जाता है, जिसे अमेरिकी संविधान से लिया गया है और महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 के तहत दी गई है। यह संसद के किसी भी सदन से प्रारंभ की जा सकती है। महाभियोग प्रस्ताव लाने के 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को लिखित सूचना देना अनिवार्य होता है। अनुच्छेद 62 में यह उल्लेखित है कि किसी भी कारणवश राष्ट्रपति का पद 6 माह से अधिक समय तक रिक्त नहीं रह सकता है। अनुच्छेद 71 के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति चुनाव संबंधी विवादों में हस्तक्षेप का अधिकार केवल सर्वोच्च न्यायालय को है। अब हम देखते हैं राष्ट्रपति की कार्य एवं शक्तियां। तो संघ की कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं। राष्ट्रपति संघ सरकार के महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति करता है, जैसे प्रधानमंत्री, संघीय मंत्रिपरिषद के सभी मंत्री, सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के न्यायाधीश, राज्यपाल, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि, तीनों सेनाओं के प्रमुख, दिल्ली के मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्री, महान्यायवादी, नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक इत्यादि। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख या अध्यक्ष होता है। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को न्यायालय द्वारा दी गई सजा या दंड के मामले में क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 80 के तहत राष्ट्रपति को राज्यसभा में 12 सदस्यों के मनोनयन का अधिकार प्राप्त है, जो कला, विज्ञान, साहित्य या समाज सेवा के क्षेत्र से जुड़े हुए होते हैं। अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति को संसद सत्र को आहूत करने, सत्र अवसान करने और लोकसभा के विघटन का अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार प्राप्त है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर वीटो यानी निषेधाधिकार
यानी शक्ति का अधिकार, वीटो शक्ति का अधिकार प्राप्त होता है, जो 3 प्रकार का होता है। एक आत्यांतिक वीटो, एक निलंबनकारी वीटो और दूसरा होता है तीसरा जेवी वीटो होता है। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति संसद का सत्र न चलने की स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति किसी भी विधिक मामले में सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन करता है और आपातकाल की स्थिति में राष्ट्रपति को विशेष शक्तियां प्रदान की गई हैं, जो इस प्रकार है कि अनुच्छेद 352 के तहत युद्ध, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के दौरान राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का अधिकार राष्ट्रपति को है। अनुच्छेद 356 के तहत राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल होने की स्थिति में राज्य आपातकाल यानी राष्ट्रपति शासन की घोषणा का अधिकार राष्ट्रपति को है। और अनुच्छेद 360 के तहत देश की आर्थिक स्थिति खराब होने की दशा में वित्तीय आपातकाल की घोषणा का अधिकार भी राष्ट्रपति को है। अब हम लोग देखते हैं उपराष्ट्रपति के बारे में। तो संविधान के अनुच्छेद 63 में यह प्रावधान किया गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के तहत एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य यानी कि मनोनीत और निर्वाचित दोनों सदस्य शामिल होते हैं। उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार को राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखना अनिवार्य होता है। उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख अनुच्छेद 63 में है और इसके पद का स्रोत अमेरिका से लिया गया है। इसका शपथ राष्ट्रपति के समक्ष होता है और ये इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपते हैं। इनका कार्यकाल भी शपथ ग्रहण से प्रारंभ होकर 5 वर्ष तक रहता है और इनकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति को उसके पद से कार्यकाल के पूर्व भी महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है और उपराष्ट्रपति को पद से हटाने संबंधी महाभियोग प्रस्ताव को सर्वप्रथम राज्यसभा में पेश किया जाता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा की कार्यवाही को सुचारू ढंग से चलवाता है और राष्ट्रपति के पद रिक्त होने की स्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्यवाही करता है। नेक्स्ट टॉपिक है संघीय मंत्रिपरिषद एवं प्रधानमंत्री। अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति को विचार विमर्श और सहायता देने हेतु एक संघीय मंत्रिपरिषद होती है, जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होता है। संघीय मंत्रिपरिषद के सभी मंत्री संसद के सदस्य होते हैं। संघीय मंत्रिपरिषद के सभी मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। संघीय मंत्रिपरिषद के सभी मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं और संघीय मंत्रिपरिषद के सभी मंत्री सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। संघीय मंत्रिपरिषद में 3 स्तर के मंत्री होते हैं: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री एवं स्वतंत्र प्रभार मंत्री। संघीय मंत्रिपरिषद में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री समेत लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती है। अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है और इसका शपथ राष्ट्रपति के समक्ष होता है और ये इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपते हैं। प्रधानमंत्री, ये कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष निर्धारित है। प्रधानमंत्री संघीय कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है। प्रधानमंत्री नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है और अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को विघटित या भंग कर सकता है। अगला टॉपिक है महान्यायवादी। संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। महान्यायवादी देश का सर्वोच्च कानूनी सलाहकार होता है। महान्यायवादी को देश की किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार प्राप्त है। महान्यायवादी संसद का सदस्य नहीं होता, परंतु संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है और सदनों को संबोधित भी कर सकता है। महान्यायवादी सदन में मत का प्रयोग नहीं कर सकता। महान्यायवादी की पद की योग्यताएं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान होती हैं। भारत का प्रथम महान्यायवादी MC सीतलवाड़ थे और भारत के वर्तमान महान्यायवादी R वेंकट रमणी हैं। नेक्स्ट टॉपिक है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत वर्ष 1860 में महालेखा परीक्षक पद का प्रावधान किया गया था। संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 तक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग का उल्लेख किया गया है।
अनुच्छेद 148 के तहत संघीय मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल पद ग्रहण से 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक होता है, जो पहले पूरा हो। यानी पहले अगर 65 वर्ष पूरा हो या फिर पहले पद ग्रहण से 6 वर्ष की अवधि पूरी हो। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से कार्यकाल से पूर्व भी हटाया जा सकता है, जिसकी विधि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटाने के समान होती है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का मुख्य कार्य लोक धन के व्यय की निगरानी करना होता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रिपोर्ट की जांच लोक लेखा समिति करती है, जिस कारण नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को लोक लेखा समिति का मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक कहा जाता है। वर्ष 1976 में लेखा महानियंत्रक नामक नए पद का निर्माण किया गया था, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नरहरि राव थे। भारत के वर्तमान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। नेक्स्ट है संघीय विधायिका। अनुच्छेद 79 के तहत संघीय विधायिका के रूप में कानून बनाने का कार्य संसद करती है। संसद के 3 प्रमुख अंग हैं। राष्ट्रपति इसके अध्यक्ष होते हैं, राज्यसभा जिसे उच्च सदन के नाम से जाना जाता है, और लोकसभा जिसे निम्न सदन के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं राज्यसभा के बारे में। तो राज्यसभा का निर्माण राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों से मिलकर होता है। राज्यसभा को उच्च सदन या अस्थायी सदन या राज्यों का परिषद भी कहा जाता है, क्योंकि राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। यह एक अस्थायी सदन है और इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 निर्धारित है, जिसमें से 238 सदस्य राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के आधार पर किया जाता है। राज्यसभा में वर्तमान सदस्यों की संख्या 245 है। राज्यसभा में सर्वाधिक सीट वाले राज्य हैं उत्तर प्रदेश, जहाँ 31 सीट है। उसके बाद है महाराष्ट्र, जहाँ 19 सीट है। तमिलनाडु, इस पे 18 सीट है। बिहार 16 सीट है। और पश्चिम बंगाल में भी 16 सीट है। राज्यसभा में प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष और न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है। राज्यसभा की पहली बार गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था और इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, परंतु राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। राज्यसभा अपने सदस्यों में से एक सभापति का चुनाव करती है और राज्यसभा के प्रथम सभापति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और प्रथम उपसभापति एस.वी. कृष्णमूर्ति थे। राज्यसभा की प्रथम महिला उपसभापति वायलेट अल्वा थी और राज्यसभा के वर्तमान सभापति जगदीप धनखड़ और वर्तमान उपसभापति हरिवंश नारायण है। चूंकि ये डाटा पुराना हो चुका है, तो आप लोग इसे अपडेट कर लीजिए, क्योंकि राज्यसभा के वर्तमान सभापति यानी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ नहीं है, वो भी सीपी राधाकृष्णन है। हालांकि वर्तमान उपसभापति का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन आप लोग एक बार इसे अपडेट जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद है लोकसभा। तो लोकसभा का संगठन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों से किया जाता है। लोकसभा को निम्न सदन या अस्थायी सदन या जनता का सदन कहा जाता है। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 550 निर्धारित है, जिसमें से 530 सदस्य राज्यों और 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होते हैं। लोकसभा में वर्तमान सदस्यों की संख्या 543 है और लोकसभा में सर्वाधिक सीट वाले राज्य हैं उत्तर प्रदेश, यहाँ से 80 सीट मिलता है। महाराष्ट्र में 48, पश्चिम बंगाल 42, बिहार 40, तमिलनाडु 39। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष और न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लोकसभा के कार्यकाल को एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था, परंतु वर्ष 1978 में 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर पुनः 5 वर्ष कर दिया गया। लोकसभा अपने सदस्यों में से एक को उपाध्यक्ष और एक को अध्यक्ष चुनती है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता में सदैव लोकसभा अध्यक्ष करता है, यानी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ही करता है हमेशा।
कोई विधेयक धन विधेयक या नहीं है, इसका निर्णय भी सदैव लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। धन विधेयक सदैव लोकसभा में प्रस्तुत होता है, परंतु राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकती है। पहली बार लोकसभा का गठन वर्ष 1952 में हुआ था और वर्तमान में 18वीं लोकसभा कार्यरत है, जो कि इसमें 17 में दिया हुआ है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मालवंकर और पहली महिला अध्यक्ष मीरा कुमार थी। इसके अतिरिक्त सुमित्रा महाजन भी लोकसभा अध्यक्ष रह चुकी हैं। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष अनंत शयनम अयंगर थे और वर्तमान के अध्यक्ष के बारे में मुझे आइडिया नहीं है, मुझे ठीक से नाम याद नहीं आ रहा है, तो आप लोग इसे भी एक बार अपडेट कर लीजिएगा। संसद का कोई सदस्य यदि बिना किसी पूर्व सूचना के 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है, तो उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है। संसद के सदनों में कोरम कुल सदस्य का 1/10वां भाग होता है। साधारण तौर पर वर्ष में 3 बार संसद सत्र आयोजित किए जाते हैं, जैसे बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। संसद के दो सत्रों के बीच किसी भी स्थिति में 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए और संसद में सदनों की कार्यवाही का पहला घंटा यानी 11 से 12 बजे प्रश्नकाल कहलाता है। संसदीय कार्यवाही में शून्यकाल भारत के दिन है, जो प्रश्नकाल के तुरंत बाद यानी 12 से 1 के बीच में होता है। अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए संसद के 50 सदस्यों का अनुसमर्थन अनिवार्य होता है। संसदीय इतिहास में अब तक 3 बार 1961, 1978 और 2002 में संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा चुका है। उसके बाद है प्रमुख संसदीय समितियां। पहला है लोक लेखा समिति। इसका गठन 1921 में हुआ भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7। ये कैग की रिपोर्ट की जांच करता है। उसके बाद है प्राक्कलन समिति। तो इसका गठन 1950 में हुआ जॉन मथाई की सिफारिश पर। इसमें 30 सदस्य होते हैं और ये सभी लोकसभा से होते हैं और इसका काम है बजट के अनुमानों की जांच करना। उसके बाद है लोक उद्यम समिति। तो इसका गठन 1964 में कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर हुआ था और इसमें भी 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से, और कैग द्वारा लोक उद्यमों पर रखी गई रिपोर्ट की जांच करता है।